गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। और आज आपके लिए हम बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं। मैंने आपको पेपर दिया था कल और उस पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे। आप लोग उस पेपर का सॉल्यूशन, यदि कोई नया है, इस क्लास को नया देख रहा है तो पीछे वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो पेपर को, ठीक है। और आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो क्वेश्चन था, डिक्सन व जॉली सिद्धांत, डिक्सन व जॉली सिद्धांत का नाम लिखो। डिक्सन और जॉली ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम लिखना है डिक्सन व जॉली सिद्धांत, या इन्होंने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम लिखना है। तो इनका सिद्धांत था यहाँ पर डिक्सन व जॉली सिद्धांत। इन्होंने सहसंजन तनाव सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? सहसंजन तनाव सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था रे? सहसंजन, डिक्सन और जॉली ने, ठीक है। अब इसका आंसर इतना ही था, सहसंजन तनाव सिद्धांत। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका, ठीक है, सहसंजन तनाव सिद्धांत। अब ये सहसंजन तनाव सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने बताया था कि यदि, देखो, सहसंजन तनाव, तनाव का मतलब दाब कह सकते हैं इसको, और ये सहसंजन का मतलब होता है समान समान अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, या तनाव होता है, या दाब होता है, वो क्या कहलाता है? आपका सहसंजन कहलाता है। इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था, एक प्रयोग किया था उन्होंने। प्रयोग में उन्होंने सिद्ध किया कि ये, जैसे मान लो ये पत्ती है, चलो पत्ती ढंग से बना देते हैं, ठीक है। ये एक पौधा है, ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई है, ठीक है। इस पत्ती के अंदर इस प्रकार से ये सिराएं हैं, सिराएं से ये सिराएं हैं। यहाँ पर पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जल बाहर, H2O बाहर जाता है। H2O जैसे ही बाहर निकलता है, यहाँ पर H2O जुड़ता हुआ, H2O से H2O जुड़ता हुआ, H2O से H2O जुड़ता हुआ, यहाँ पर यहाँ पर। अब इसके अंदर यहाँ पर चलो H2O है, अंदर भी H2O है, जल का अणु है। ये दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। किस बल के कारण? सहसंजन बल के कारण। अब जब ये जल का अणु ऊपर खिसकेगा तो ये अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पे खिसकेगा तो ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर। इस प्रकार से ये जल का अणु आपस में एक तनाव सिद्धांत होता है, जिसे द्रवस्थितिक दाब कहते हैं, या द्रवस्थितिक सिद्धांत कह सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का जो दबाव बनता है इसे द्रवस्थितिक सिद्धांत कहते हैं। और इसके कारण जल के अणु क्या होते हैं? लगातार ऊपर की ओर गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ऊपर की ओर गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत था, सहसंजन तनाव सिद्धांत कहलाता है। और ये किसने दिया था? डिक्सन व जॉली ने दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, डिक्सन जॉली का सहसंजन तनाव सिद्धांत, ठीक है। अभी तक मेरे पास कुछ नौजवानों की कॉपियां आई हैं, उनमें से लगभग सभी के 16 नंबर का पेपर था टोटल, और उसमें से 14, 15, 16 भी आए हैं किसी के, ठीक है। तो इस प्रकार से 6-7 जो कॉपियां हैं उनमें तो लगभग पूरे नंबर आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिए, इसको लगातार आप देखते रहिए, आपको टेस्ट मिलता रहेगा। और टेस्ट यदि लगातार मिलेगा तो आपकी तैयारी है वो सुचारू रूप से जारी रहेगी, और एग्ज़ाम है आपकी डेफिनेट लगेगी। तैयारी जारी रखिए, आपकी एग्ज़ाम जरूर लगेगी। अभी आपका जो टाइम है वो घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है पेपर का, ठीक है। और जो सिलेबस है वो 60% बचा हुआ है, उसकी तैयारी आप जारी रखिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने लगभग 2-3 बार सिलेबस को कवर कर लिया होगा, और नहीं किया तो अब तैयार हो जाइए कमर कसकर तैयारी के लिए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था आपका वो था जेबी बोस ने किस पादप पर कार्य किया। जेबी बोस ने किस पादप पर कार्य किया, किस पादप पर कार्य किया। देखो ये क्वेश्चन था। अब इसके अंदर जो आंसर है वो है भारतीय टेलीग्राफ पादप। भारतीय टेलीग्राफ पादप। ये क्वेश्चन लगभग सभी का, जो जितनी भी मेरे पास कॉपियां आई है उनमें सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो भारतीय टेलीग्राफ पादप है। क्या है? भारतीय टेलीग्राफ पादप है। इसके ऊपर जेबी बोस ने प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? जल अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन करो। तीसरा क्वेश्चन है जल अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन करो। जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है उसका वर्णन करना है। और जल अवशोषण की जो पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि है वो 2 प्रकार से होती है। एक है सक्रिय जल अवशोषण, सॉरी पहले निष्क्रिय पढ़ लेते हैं हम। निष्क्रिय और एक है सक्रिय। कोई सा पढ़ सकते हो आप? निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। यहां पर देखो निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। ये सक्रिय होगा, निष्क्रिय कर दिया मैंने दोनों तरफ ही। सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, देखो यहां पर सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही जल अवशोषण डिफरेंस टाइप के हैं। यहां पर निष्क्रिय जल अवशोषण, सबसे पहले हम निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो सेशनजन्य तनाव सिद्धांत अभी मैंने बताया था आपको, डिक्सन व जोली का सेशनजन्य तनाव सिद्धांत, वही सिद्धांत यहां पर कार्य करता है। निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या कार्य करता है कि इसके अंदर जो पौधे होते हैं, पौधे के अंदर ये जो क्रिया होती है वो दिन के समय होती है। कब होती है? दिन के समय होती है। और इसमें क्या होता है, प्राशन दाब के कारण। किसके कारण? प्राशन दाब के कारण। तो प्राशन दाब यहाँ पे बनता है क्या? नहीं बनता है। यहाँ पर प्राशन दाब कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो दिन के समय ये क्रिया होती है और लगभग 95 से 98% जो जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है वो इसी प्रक्रम के द्वारा होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। यदि हम बात करें कि पौधों के अंदर जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 80% से लेकर 98% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। पादपों में नहीं, सभी जीवों में। तो इसलिए जल अवशोषण की क्रियाविधि होना एक अनिवार्य शर्त है। पौधों की जितनी भी शारीरिक संरचना होती है उसका मूल आधार क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। और यहाँ पर कुछ नौजवानों ने या कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर आंसर तो उन्होंने सही दिया है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण की परिभाषा लिख दी उन्होंने और उसके बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा आंसर नहीं दिया कि ये कितना % होता है, ये कितना % होता है। ये कुल जल अवशोषण का लगभग 2 से 3% होता है, या फिर 2 से 5% कह सकते हो। यहाँ पर कितना? 2 से 5% ही होता है। ये बहुत ही न्यून होता है। और ये कब होता है? रात्रि के समय होता है। कब होता है? रात्रि में। और या रात के समय क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि होती है। देखो यहाँ पर ये पौधा है, इस पौधे की ये पत्ती है, इस पत्ती में ये सिराएं लगी हुई हैं। यहां पर
वाष्पोत्सर्जन, अब दिन के समय है तो दिन है तो आपका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो यहाँ पर H2O क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, मतलब वाष्पीकरण होगा। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण जल के अणु ऊपर की ओर निकलते रहेंगे, ऊपर की ओर निकलते रहेंगे तो इसके ऊपर ऋणात्मक दाब लगेगा। कौन सा दाब लगेगा, ऋणात्मक। अब इसको ऋणात्मक दाब क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर कौन सा दाब कह रहे हैं, ऋणात्मक। देखो ऋणात्मक दाब क्यों कहते हैं इसको, ऋणात्मक दाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगता है, गुरुत्वाकर्षण के क्या लगता है, विपरीत दाब लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक दाब कहते हैं। देखो गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार होता है, लेकिन ये जो दबाव लगता है वो ऊपर की ओर लगता है। कैसे लगता है, ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से जल का अणु हटा तो यहाँ पर इन अणुओं में जो जल के अणु है, जल के अणु तो जल के अणु सभी समान होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जल का अणु होता है H2O, तो ये H2O अणु मिलकर क्या बनाता है, तत्व या यौगिक पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अणु है इनमें सहसंयोजन बल लगेगा, सहसंयोजन बल के कारण जैसे एक H2O हटा, यहाँ पर दूसरा H2O आ जाएगा, फिर हटा, फिर दूसरा। तो इस प्रकार से जैसे हम प्रक्रम देख सकते हैं इसका, कि जैसे मान लो यहाँ से ये मान लो ये है, ये अणु यहाँ से निकला तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, फिर यहाँ से मान लो ये नीचे लगा हुआ है, ये हटा और ये इसके स्थान पर आ जाएगा। अब ये इसके स्थान पर कहाँ से आ रहा है, नीचे से पौधे की जड़ें हैं, जहां से पौधे की जड़ें हैं वहां से क्या हो रहा है, इसमें ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। ऑटोमेटिक ये जड़ मूल रोम है, मूल रोम से ही क्या होता है, जो विभाजनशील मूल रोम होता है उसी में क्या होता है, जलावशोषण की क्रिया होती है। अब यहाँ पर जल अवशोषण H2O अंदर प्रवेश करेगा, किस दाब के कारण, वाष्पोत्सर्जन दाब के कारण। किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन दाब के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये अंदर की तरफ प्रवेश करेगा और जल का अवशोषण होता रहेगा। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होगा उसे क्या कहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका विशेष भूमिका नहीं निभा रही है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कोशिका विशेष भूमिका नहीं निभा रही है, किसी प्रकार की कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई कोशिका ना ही तो प्राशन दाब के कारण ना ही विसरण के कारण यहाँ पर जल अंदर प्रवेश कर रहा है, केवल और केवल किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सहसंयोजन बल के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जल अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इसमें कोशिका ने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। इस प्रकार का जो जल अवशोषण होगा उसे क्या कहेंगे, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। आप चाहे से इस प्रकार से चित्र बनाकर भी आप प्रदर्शित कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि हम आपको देखना चाहिए था कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन मैंने डाला था आपको 5 नंबर का। कितने नंबर का डाला था, 5 नंबर का डाला था। यहाँ पर हम इतनी मेहनत करके पेपर आपके लिए बनाते हैं, पेपर में आपके अंकन होता है वो करते हैं। इसके अलावा आपके किस प्रकार से कॉपी चेक करनी है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको आंसर शीट उपलब्ध करवा रहे हैं। इस प्रकार से तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसका परिणाम आपको ही मिलने वाला है, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो ठीक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या हुआ, इस प्रकार का जो अवशोषण होगा वो क्या कहलाएगा, निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। क्लियर है, ये दिन के समय होता है, ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई दाब कार्य नहीं करता है, किसी प्रकार की कोई कोशिका भूमिका नहीं निभाती है प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है, ठीक है। और ये दिन के समय और लगभग 95 से 98% जल का अवशोषण जो होता है वो इसी प्रक्रम के द्वारा होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सक्रिय जल अवशोषण। कौन सा जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण। अब यहां पर देखना कि ये सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है, कि ये जड़ है और ये मान लो ये आपकी पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पत्ती हो गई। अब यहां पर देखना कि ये जो पौधा होता है, इस पौधे के अंदर यहां पर पौधे को मान लो रात के समय, किसके समय, रात के समय या रात्रि में, यहां पर लिख दिया मैंने 2 से 3% जल का अवशोषण होता है। कब होता है, जब रात के समय जल की आवश्यकता होती है तो पौधे क्या करते हैं, इस सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, यहां पर कोशिकाएं होती है,
आपको पता है मूल रोम किससे मिलकर बना होता है, आपको पता है कि शरीर किसी का बना होता है, वो किसका बना होता है, उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका यहाँ पर क्या करेगी, जल का अवशोषण करने की कोशिश करेगी, ये क्या करेगी रे, कोशिश। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि कोशिकाओं में ये क्रिया निरंतर लगातार दिन और रात चलती रहती है, और इस क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी की फुल फॉर्म आप जानते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या कहलाती है, ऊर्जा मुद्रा एनर्जी कॉइन कहलाती है। क्या कहलाती है, एनर्जी कॉइन कहलाती है। और एनर्जी कॉइन के द्वारा कोशिकाएं अपने जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अब कार्यक्रम तो आप लोग जानते हो, कार्यक्रम करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी कॉइन चाहिए। क्लियर है, आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, और इसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। अरे क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो यहां पर एटीपी के द्वारा ये क्या करती है, प्रेशर लगाकर, क्या करती है, प्रेशर लगाकर कोशिकाएं स्वयं क्या करती है, जल को अंदर ग्रहण करती है। और वो किस क्रिया के द्वारा करेगी, ओपी के द्वारा करेगी। अब ओपी भाई साहब कौन आ गया रे यहाँ पे। अब आप लोग जानते हो कि ओपी क्या होता है, ओस्मोसिस प्रेशर होता है। क्या होता है, ओस्मोसिस प्रेशर होता है। ओस्मोसिस प्रेशर के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रासरण दाब, हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। कौन सा दाब रे, प्रासरण दाब। अब यहां पर ओस्मोसिस प्रेशर के द्वारा क्या करती है, कोशिकाएं एटीपी का प्रयोग करते हुए, किससे, एटीपी किससे मिलेगी। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एटीपी का निर्माण, यहां पर सक्रिय जल अवशोषण में कोशिकाएं एटीपी कहां से बनाती है या कहां से लेती है, तो एटीपी श्वसन की क्रिया के द्वारा बनता है और कोशिकाओं में ही बनता है। किसमें बनता है, कोशिकाओं में। तो एटीपी का उपयोग करते हुए जल को अंदर प्रवेश कराती है या जल को अंदर लेती है, H2O को अंदर प्रवेश कराती है। तो इस प्रकार का जो जल अवशोषण होगा वो ओस्मोसिस प्रेशर के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर ये ओस्मोसिस प्रेशर के तनाव उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा, बल बढ़ेगा तो उसके अंदर जल अंदर प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को क्या कहेंगे, सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं रे, सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ये 2 से 3% होता है, रात्रि के समय होता है। तो इस प्रकार की क्रियाकलाप आपको बताने थे, यही नहीं बताना था कि इसमें कोशिकाएं एटीपी का उपयोग करते हुए ओस्मोसिस प्रेशर के माध्यम से जल अवशोषण की क्रिया करती है, तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। आपको ये भी बताना है, ये रात्रि के समय होता है, ये 2 से 3% होता है। और सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि किसके द्वारा होती है, श्वसन के द्वारा। एटीपी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए ओस्मोसिस प्रेशर के माध्यम से जो कोशिका होती है वो जल को अंतर ग्रहण करती है और इसके द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार को आपने समझ लिया होगा अच्छे से। क्लियर है। अब आपका अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और अगला क्वेश्चन है वो है आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपका, पार्श्विक जल प्रवाह के मार्ग। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, पार्श्विक जल प्रवाह के मार्ग। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। पार्श्वीय जल प्रवाह के मार्ग, रास्ते बताने हैं। अब आप लोग तो रास्ते क्या पता भटक गए हो या फिर अपने सही रास्ते पर हो, या आपके स्वयं के निर्णय के ऊपर होगा कि आपने रास्ता कौन सा चुना है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन है पार्श्वीय जल प्रवाह, पार्श्वीय है, पार्श्वीय नहीं है, पार्श्वीय जल प्रवाह के मार्ग। और इसमें होते हैं 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। कितने प्रकार के मार्ग होते हैं, 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। देखो, पहला मार्ग एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, और तीसरा है रिक्तिकीय मार्ग,
सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और रिक्तिकीय मार्ग, वैक्यूल पथवे, क्या कह सकते हो, वैक्यूल पथवे कह सकते हो, सिम्प्लास्ट हो गया और एपोप्लास्ट हो गया। देखो ये जो जल का जो मार्ग होता है, जल का प्रवाह होता है, वो किस प्रकार से होता है, किस किस विधियों से होता है, ये 3 प्रकार की जो विधियां हैं इनसे क्या होता है, ये मार्ग से जल का क्या होता है, आगे की तरफ गति होती है। जैसे हमने पढ़ा सक्रिय जलावशोषण, अब जलावशोषण तो हो गया, अरे अब ये तो बताओ कि ये जलावशोषण हो तो गया, लेकिन जाइलम या फ्लोएम, अब बताओ जाइलम या फ्लोएम के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्वेश्चन है आपके लिए फिर से कि आपकी जो सॉल्यूशन क्लास है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि जल और खनिज पोषक तत्वों का जो जल प्रवाह होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ और इसके शायद डायग्राम पूछे थे मैंने, मार्ग के चित्र बनाइए हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्ग बनाना है और इसके बारे में बतानी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, आपका मार्ग बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, और अब आप एक चीज कीजिए आप कि कमेंट करके मेरे को बताओगे कि आपको जो क्लास मिल रही है या प्रॉब्लम जिस लेसन में है, जो लेसन आप पढ़ना चाहते हो वो लेसन आप बता सकते हो मेरे को। कमेंट करके मेरे को बता देना कि आपको क्या, कौन से लेसन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये आपकी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रिक्तिकीय पथ। देखो, यदि जल का प्रवाह दृढ़ कोशिका भित्ति और दृढ़ कोशिका भित्ति और आपकी जो कोशिका है उसके मध्य से, भित्ति और कोशिका के मध्य से जल का प्रवाह हो रहा है तो क्या कहलाता है, आपका एपोप्लास्ट कहलाता है। और सिम्प्लास्ट कौन सा कहलाएगा, आपकी जो कोशिका है, कोशिका द्रव्य से होता हुआ जल का प्रवाह हो रहा है, कोशिका द्रव्य से होता हुआ यदि जल का प्रवाह हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिम्प्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, और यदि रिक्तिकीय मार्ग से, मतलब कोशिका द्रव्य और रिक्तिका के माध्यम से, ये क्या है, आपकी रिक्तिका है, ये आपकी टोनोप्लास्ट हो गई, ये कौन सी हो गई, आपकी टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिका के माध्यम से यदि क्या हो रहा है, इसमें जल का प्रवाह हो रहा है तो रिक्तिकीय मार्ग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिक्तिकीय मार्ग। देखो, एक तो हो गया आपका, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं इसको, इस प्रकार से होता हुआ, ये इसके माध्यम से होता हुआ जो जल का प्रवाह होगा इस प्रकार से होगा। दूसरा होगा वो आगा आपका इस प्रकार से, यदि इसके माध्यम से यहां पर इस प्रकार से जल का प्रवाह हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका एपोप्लास्ट पथ कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, एपोप्लास्ट। और यदि आपका कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य के भीतर से यदि क्या हो रहा है, इसका प्रवाह हो रहा है तो इस प्रकार का जो प्रवाह होगा वो रिक्तिका को छोड़ते हुए, ये रिक्तिका है, रिक्तिका को छोड़ते हुए यदि जल का प्रवाह हो रहा है तो इस प्रकार का जो मार्ग कहलाएगा वो कहलाएगा सिम्प्लास्ट मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट मार्ग। तो इसको कह सकते हो आप एपोप्लास्ट, इसको कह सकते हो आप कौन सा मार्ग कह सकते हो, सिम्प्लास्ट। और इसको कह सकते हो आप कौन सा मार्ग कहोगे आप, रिक्तिकीय पथ, रिक्तिकीय मार्ग। देखो, इसमें सबसे ज्यादा आपको जो मार्ग होगा उसमें सबसे ज्यादा कठिनाई सिम्प्लास्ट पथ में आती है,
क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके अंदर यदि हम एपोप्लास्ट पथ में यदि यहाँ पर सुबेरिन और लिग्निन के जमाव के कारण यहाँ पर इसके माध्यम से जल अवशोषण की क्रियाविधि नहीं हो सकती, किसके माध्यम से, कोशिका भित्ति लिग्निन और किसकी, सुबेरिन के जमाव के कारण ये क्या हो जाती है, जल अवरोधी भित्ति बन जाती है। कौन सी भित्ति बन जाती है, जल अवरोधी भित्ति बन जाती है, जिसके कारण इसमें से जल अवशोषण की क्रिया नहीं हो सकती। और ये कहाँ से होगी, जल की जो जल अवशोषण की क्रियाविधि होगी वो इस जो खांच पाई जाती है इन दोनों कोशिकाओं के मध्य से, वहां से इसके अंदर क्या होगा, जल अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न होती है, ठीक है। यहां से जल अवशोषण की क्रियाविधि होगी और ये आपकी जो जल अवशोषण की क्रियाविधि होगी वो इस प्रकार से संपन्न होगी। ये क्या कहलाएगी, एपोप्लास्ट कहलाएगी। और यदि इसके अंदर जीवद्रव्य और किसके, कोशिका झिल्ली के मध्य से यदि जल का प्रवाह हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिम्प्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट। और इसमें जल अवशोषण की जो क्रियाविधि होगी वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी, कोशिका झिल्ली के माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से होगी, सेल मेम्ब्रेन के, और सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से जल अवशोषण की क्रियाविधि होगी, क्रियाविधि होगी। तो ये कौन सी होगी, सक्रिय जल अवशोषण होगा। और सक्रिय जल अवशोषण होगा तो इसमें एटीपी की आवश्यकता होगी, और एटीपी की आवश्यकता होगी तो अवरोध उत्पन्न होगा। और अवरोधी प्रकार की जो है वो कौन सा प्लास्ट होगा, सिम्प्लास्ट होगा। कौन से प्लास्ट होगा, सिम्प्लास्ट। समझ गए। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन। इसके बाद में आपकी जो रिक्तिकीय मार्ग होगा, ये रिक्तिका वैक्यूल से होता हुआ, जीवद्रव्य और रिक्तिका के माध्यम से होता हुआ जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, आपका रिक्तिकीय मार्ग कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो पार्श्व जल प्रवाह के मार्ग थे वो 3 प्रकार से मार्ग है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रिक्तिकीय मार्ग, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मान लो आपने सब्जेक्ट लिया है इतने दिनों से, तो देखना चाहते थे हम भी कि आपको इसकी परिभाषा भी आती है या नहीं आती है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जीव और विज्ञान। विज्ञान के बारे में तो आप जानते ही हो। यदि विज्ञान के बारे में जानते हो तो जीव विज्ञान की परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। यहां पर वी और ज्ञान, वी का मतलब क्या होता है, अरे जानते हो आप लोग, विशेष ज्ञान, विशेष और क्या, ज्ञान। विशेष ज्ञान प्राप्त करना, क्या करना, विशेष ज्ञान प्राप्त करना, ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और विशेष ज्ञान किसका, जीवों का विशेष ज्ञान। अब जीवों का विशेष ज्ञान कैसे, जैसे जीव जंतु है, ये भेड़ बकरी है, ये पशु है, ये मनुष्य है, ये विशेष ज्ञान हो गया क्या, नहीं। इनकी क्रियाविधि किस प्रकार की है, ये भोजन आहार किस रूप में ग्रहण करते हैं, कौन सा किस प्रकार का, ये शाकाहारी है, मांसाहारी है। फिर शाकाहारी है तो इसमें किस प्रकार की आंत्र पाई जाती है, और इसमें आंत्र पाई जा रही है तो आंत्र में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जा रही है, किस प्रकार के इसमें बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, किस प्रकार के इसमें पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं। और जो मांसाहारी है उसमें किस प्रकार की आंत्र पाई जा रही है। यदि शाकाहारी है और वो क्या है, आपकी जो फसली पौधों को खाता है तो उसमें किस प्रकार की आंत्र पाई जा रही है, किस प्रकार के उसमें बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, और किस प्रकार के उसमें उसकी संरचना पाई जा रही है, उनका अध्ययन करना, उसमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं, उन एंजाइमों के मध्य और भोजन के मध्य किस प्रकार की क्रियाविधि होती है, और किस प्रकार की क्रियाविधि होने के पश्चात किस प्रकार से इसका पाचन होता है, पाचन होने के पश्चात किस प्रकार से उसका अवशोषण, अवशोषण होने के पश्चात उसको किस प्रकार से कोशिकाओं तक भेजा जाता है, कोशिकाओं तक भेजने के पश्चात कोशिकाएं किस प्रकार से उसमें कार्य करती है, और किस प्रकार से कार्य करके एटीपी का निर्माण करती है, तथा अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार से वो बाहर निकालने का प्रक्रम करती है। तो ये जो सारा प्रक्रम है ये क्या कहलाता है, विशेष ज्ञान कहलाता है। और यदि हम जीवों के विशेष ज्ञान के ऊपर अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगी, आपकी जीव विज्ञान कहलाएगी। तो इसके अंदर मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीवों के विशिष्ट संरचनात्मक, जीवों के प्रक्रम,
जीवों के जीने की शैली और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, इसका जीव विज्ञान कहलाता है। समझ गए ये चीज। तो यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा आती है तो आप किसी की भी परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हो, बता सकते हो। यदि अब भी इस लेसन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकार की समस्या है। और आपको हर रोज क्लास मिलेगी 9:30 बजे, सॉरी 9:30 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा टाइम, 8:30 तो आती है, 7:30 कर दो, हाँ 8 बजे से क्लास मिलेगी आपको, 8 AM 8 AM से आपको क्लासें मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी। आप जिस चीज़ के ऊपर कमेंट करोगे कि सर हमें ये टॉपिक समझना है तो मैं उसी के ऊपर आपको क्लास बनाऊंगा और अन्यथा दूसरे टॉपिक के ऊपर क्लास नहीं बनाऊंगा। ये आपकी रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास का मतलब आपकी जो तैयारी है उसको प्रॉपर जारी रखने के लिए या फिर इसको और भी गति देने के लिए, या फिर आप इसको कह सकते हो आपकी परसेंटेज बूस्टर है क्लास, परसेंटेज बूस्टर क्लास है ये। बूस्टर का मतलब जानते हो ना, बढ़ाने वाली, और वो क्या है, परसेंट बढ़ाने वाली क्लास है ये, ठीक है। तो आपको डेली पेपर मिलेगा। परसेंटेज बूस्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आप लगातार क्लास लीजिए, ठीक है। धन्यवाद और कमेंट करते रहिए हमें लगातार, और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, जो भी 12th क्लास में है, बायो का स्टूडेंट है, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में शेयर, लाइक और कीजिए दबा के, ठीक है। धन्यवाद, आगे क्लास में मिलते हैं।